हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, अपन चैप्टर सेकंड गाउस लॉ के एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे। तो अपन देख रहे थे कि जो गाउस का लॉ है उसके जो एप्लीकेशन हैं वो 6 एप्लीकेशन अपन के 12th बोर्ड में है, ठीक है ना। तो इनमें से अपन ने पहला एप्लीकेशन आज ले रहे हैं। यहाँ एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार। तो एक चालक तार है, ये आवेशित है तथा इसकी लंबाई है वो अनंत है बेटा। इस तार के कारण हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता। थोड़ा सा फोकस करें बेटा। तो जो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता है इसको अपन कैपिटल ए वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब है जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। अब बात आती है सदिश किसे कहते हैं, वो हमने 11th में सीखा कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको तीव्रता निकालनी है तो अपन को परिमाण भी निकालना है और दिशा भी निकालनी है। तो देखिए, कोई भी एप्लीकेशन हो इन 6 में से अपन को क्या करना है, परिमाण भी ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है। तो अपन सभी एप्लीकेशन में एक फंडा यूज करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे बेटा दिशा का निर्धारण। किसका करेंगे बेटा, दिशा का निर्धारण करेंगे। और सेकंड पॉइंट पर अपन जो निर्धारण करेंगे वो है बेटा परिमाण का निर्धारण। इसका अर्थ है कि अपन को वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता में 2 निर्धारण करने होंगे, परिमाण का अलग और दिशा का अलग, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। दिशा का निर्धारण आपने लास्ट वीडियो में अपन ने देख ही लिया था, फिर भी एक बार यहाँ पुनः समझ लें। सबसे पहले अपन को एक चालक तार लेना है। ये अपन ने एक चालक तार ले लिया, ठीक है ना। इस तार की लंबाई अनंत है, इसका मतलब है न ऊपर अंत और ना ही नीचे अंत, अनंत लंबाई। ये जो चालक तार है वो कैसा है बेटा, आवेशित। तो इस तार को आवेश देंगे तो आवेश इसके लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसको अपन कहेंगे रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा यहाँ पर लागू हुआ। इसके बाद अपन को निर्धारण किसका करना है बेटा, दिशा का। तो दिशा का निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं, इस तार के मध्य बिंदु से या फिर कहीं से XYZ अपन यहाँ से R दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा का निर्धारण करके देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तार पर 2 अल्पांशों का चयन करेंगे, एक S1 और दूसरा S2, ठीक है ना। अब देखिए, इस अल्पांश में धनावेश है और धनावेश के कारण तीव्रता दूर की ओर होती है, क्योंकि किसी वस्तु पर धनावेश कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर की ओर होती है। तो बेटा इस अल्पांश के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर। अब अल्पांश है तो तीव्रता भी अल्प होगी, DA1। सेकेंड अल्पांश S2 ले रखा है, इससे P पॉइंट पर तीव्रता दूर की ओर, जिसका नाम रखेंगे बेटा DA2। बहुत ही सिंपल वे में, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि D1 और D2 दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में इस तरीके से होते, A1 और A2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो अपन ऐड कर दें, जोड़ दें। विपरीत डायरेक्शन में हो तो अपन घटा दें, E1 माइनस A2। लेकिन अलग अलग दिशाएं होने के कारण अपन इनको घटकों में वियोजित कर लेंगे। देखिए यहाँ पर O पॉइंट लिया मध्य में, तो बेटा O से S1 की दूरी, O से S2 की दूरी बराबर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल थीटा भी बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए E2 का घटक अगर अपन को तोड़ना है तो घटक तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री यानी कि एक समकोण के बीच में ले लेंगे।
तो DE2 को अपन ने 90 डिग्री के बीच में ले लिया। अगर अपन को D1 का घटक तोड़ने हैं तो इसको भी 90 डिग्री के बीच में ले लिया जाएगा। क्लियर है ना। अब देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके शीर्षाभिमुख ये एंगल थीटा, ये थीटा है तो इसके शीर्षाभिमुख में ये एंगल थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, अपन ने देखा कि ये थीटा वाली लाइन होती है आधार, आधार यानी कि कॉस थीटा। तो DA2 का ये घटक हो गया DA2 कॉस थीटा, और बचा हुआ ये लंब घटक हो गया DA2 साइन थीटा, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से अपन ने DA2 के दोनों घटक तोड़ दिए, कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला। ऐसे ही D1 ये एंगल थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा वाली लाइन आधार है, तो इस घटक का नाम हो गया DA1 कॉस थीटा, और इसका ये जो लंब घटक है इसका नाम हो गया DA1 साइन थीटा। सबसे पहले अपन को किसका निर्धारण करना था बेटा, दिशा का। तो दिशा के लिए अपन ने देखा कि दो अल्पांश S1 और S2 हैं, इनके तीव्रताएं हैं D1 और D2। दिशा अलग अलग होने के कारण हमने घटक तोड़ दिए। अब ध्यान देना, ये D2 साइन थीटा घटक है, ये किधर की ओर जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर, ठीक है ना। और D1 साइन थीटा घटक है, ये किधर की ओर जा रहा है बेटा, नीचे की ओर। इसका अर्थ है साइन वाला एक घटक जा रहा है नीचे, एक घटक जा रहा है ऊपर, और दोनों घटक एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। इसका अर्थ है ये वाला घटक इस वाले घटक को निरस्त कर देगा। तो बेटा परिणामी की दिशा किससे निकल के आएगी बेटा, कॉस से। तो आप देख रहे होंगे कॉस वाले दोनों घटक एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है इसकी परिणामी दिशा, इसके परिणामी ई वेक्टर की दिशा किधर प्राप्त हो रही है बेटा, ये जो तार है आवेशित तार, इसके लंबवत किधर की ओर बेटा, बाहर की ओर। क्लियर है ना, कि दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है और प्राप्त होती है। इस तरीके से ये सिस्टम यहाँ पर फिनिश हुआ। किसका बेटा, दिशा का निर्धारण होके आ गया। अब आप इस क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, माना एक चालक तार AB है जिसकी लंबाई अनंत है, इसका एक भाग ले लिया L लंबाई का, जिसके कारण R दूरी पर पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए दो अल्पांश S1 S2 का चयन करते हैं। S1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DA1, S2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DA2। दोनों की दिशाएं अलग अलग होने के कारण इन्हें घटकों में वियोजित करते हैं, जिनमें से D1 साइन थीटा, D2 साइन थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तार के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले किसका निर्धारण हो गया बेटा, दिशा का। अब बात करेंगे परिमाण का निर्धारण। तो उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट पर ध्यान देना कि ये जो तार था ये कैसा था, आवेशित, यानी कि हमने तार को आवेश दिया था। तो जो आवेश दिया वो आवेश किस में वितरित हुआ, इसकी लंबाई में, है ना बेटा। अब लंबाई में वितरित हुआ, इसका अर्थ है यहाँ पर लगेगा रेखीय आवेश घनत्व। क्या लगा दिया बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखेंगे, लैम्डा से। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है बेटा Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रा क्या है, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q बराबर आएगा बेटा लैम्डा इंटू L, ठीक है ना। Q का वैल्यू निकाल दिया। अब देखा जाए सर ये जो एप्लीकेशन है वो किसका है बेटा, गाउस लॉ का।
ठीक है। तो गाउस का नियम अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, तो अपन ने लिखा गाउस नियम से। अब गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, तो आवेश अपन कितना लेके चल रहे हैं, Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। तो गाउस के नियम में, ये गाउस का नियम हो गया, इस गाउस के नियम में Q के स्थान पर Q का मान लगा दो, तो बेटा फाई E बराबर आएगा, Q का मान क्या है बेटा, लैम्डा L अपॉन ε0। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ना। आगे ध्यान देना, अब अपन को किसका निर्धारण करना है बेटा, परिमाण का। तो परिमाण का निर्धारण करने के लिए अपन उसी तार के डायग्राम को एक बार फिर से बनाएं। तो ये अनंत लंबाई का एक तार ले लिया। अब ये तार कैसा है बेटा, आवेशित। इस तार पर आवेश दिखाइए। तो आवेश इसके लंबाई में एक समान रूप से वितरित होगा। इस तार से r दूरी पर एक पॉइंट P लिया था, अपन ने पहले भी लिया हुआ है। तार से r दूरी पर P पॉइंट, जहां अपन को वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण का निर्धारण करना है। अब देखिए, इसका अर्थ है हमको गाउस लॉ का एप्लीकेशन सॉल्व करना है। तो एक पंक्ति आपने पढ़ी थी गाउस लॉ में कि गाउस के अनुप्रयोगों को हल करने के लिए अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से चुना गया काल्पनिक बंद पृष्ठ क्या कहलाता था बेटा, गाउसियन पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे, इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली अपन ने। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, बहुत सिंपल है। ये कैसा पृष्ठ है बेटा, गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ ले लिया। अब देखिए, अब अपन को इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए देखें, गाउसियन पृष्ठ में 3 भाग हैं। एक है ऊपरी वृत्ताकार, एक है निचला वृत्ताकार और मध्य का वक्राकार। इस गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांट लें। कौन कौन सा, ऊपरी वृत्ताकार हिस्सा ये, निचला वृत्ताकार हिस्सा ये और मध्य का वक्राकार हिस्सा ये। बांट लिया। इसके बाद आप देखना कि 3 अपन ने अल्पांश इस पर मान लिए, S1, S2, S3। अब ध्यान देना, अपन ने अभी दिशा का निर्धारण किया, तो दिशा किधर निकली है, इस तार के लंबवत बाहर की ओर। अगर P पॉइंट यहाँ होता तो भी तार के लंबवत बाहर, P पॉइंट नीचे होता फिर भी तार के लंबवत बाहर की ओर इसके दिशा प्राप्त हो रही है। तो देखिए, ये तार है, इस तार के लंबवत बाहर की ओर तीव्रता E। ये तार है, तार के लंबवत बाहर की ओर तीव्रता E। ये तार है, तार के लंबवत बाहर की ओर तीव्रता E। बेटा E की डायरेक्शन तो सब में आ गई। क्लियर। किधर है, E की जो दिशा है वो तार के लंबवत बाहर की ओर है। अपने तीनों कंडीशन पर तार के लंबवत बाहर की ओर दिखा दिया। अब बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा। तो देखिए, कहने का अर्थ है बेलनाकार है, ऊपर वाले वृत्ताकार की दिशा ऊपर की ओर, निचले वृत्ताकार की दिशा नीचे की ओर, मध्य वाले वृत्ताकार के बाहर की ओर। कहने का अर्थ है जो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो देखिए, पहले अल्पांश की दिशा ये बाहर की ओर, ये ऊपरी वृत्ताकार था ना, इसके लंबवत ऊपर की ओर DS1। क्लियर। नीचे वाले वृत्ताकार की दिशा देखें तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर यानी कि नीचे की ओर आएगा DS2। क्लियर। अब देखिए, मध्य वाले की दिशा देखनी है तो अल्पांश का जो पृष्ठ है इसके लंबवत बाहर की ओर DS3। ऐसे अपन ने 3 अलग अलग अल्पांश लिए। अब अपन को क्या करना है,
अब अपन को करना है वैद्युत फ्लक्स को यूज, ठीक है ना। अब वैद्युत फ्लक्स कैसे यूज होगा उसको यहाँ पर अपन को समझना है। ध्यान देना बेटा आगे की ओर। हाँ बेटा, इसके बाद अपन को परिमाण का निर्धारण करना है, तो उसके लिए अपन क्या करें, ध्यान देना। जैसे अपन ने अल्पांश का फ्लक्स माना है, तो फ्लक्स को निकालने के 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले अल्पांश का फ्लक्स निकालिए, ठीक है, और फिर अपन को क्या करना है, उसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले अल्पांश हिस्सों में बांटना, उसके बाद एक अल्पांश का फ्लक्स निकालना, उसके बाद उसका समाकलन करना। तो देखिए, एक अल्पांश माना ऊपरी वृत्ताकार में ds1, एक अल्पांश नीचे वृत्ताकार में मान लिया ds2, एक अल्पांश मध्य के वक्राकार में मान लिया ds3। इन तीनों का फ्लक्स करना है, उसके बाद करना है उसका समाकलन। तो देखिए, अब हम यूज करेंगे गाउस नियम के हार्ट बीट, और गाउस नियम के हार्ट बीट है बेटा वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान देना बेटा, वैद्युत फ्लक्स को, अब वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लिखते हैं फाई ई से, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, तीनों अल्पांशों का अलग अलग फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है, ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, पहले अल्पांश का फ्लक्स और इसका समाकलन, ठीक है ना। इसका अर्थ है ऊपरी वृत्ताकार भाग पूरा आ गया, क्यों, क्योंकि अपन ने उसका क्या कर दिया, समाकलन, प्लस दूसरा लेते हैं ए वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। अब देखिए ds2 क्या था, निचले वाला अल्पांश, अब अपन ने कर दिया इसका समाकलन, तो नीचे वाला पूरा वृत्ताकार भाग आ गया। तीसरा फ्लक्स लेते हैं, प्लस समाकलन ए वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। अब ds3 क्या था, मध्य वाला अल्पांश, इसका समाकलन करेंगे तो मध्य वाला पूरा भाग आ जाएगा। इसका अर्थ है कंप्लीट गाउसियन पृष्ठ का अपन यहां निकालना है बेटा वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान देना, फाई ए इज इक्वल टू, ई को बाहर निकालना है, ds का समाकलन s1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा cos थीटा। तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, a s1 cos थीटा 1, ये जो cos थीटा आया है वो डॉट प्रोडक्ट के लिए, प्लस ई को बाहर निकाल लिया, ds2 का समाकलन s2 हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में लगा देंगे cos थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a s2 cos थीटा 2। ऐसे ही थर्ड सिचुएशन को अपन लिख लें, a s3 cos थीटा 3, कंप्लीट। इसके बाद देखिए S1 में एंगल कितना मर रहा है, S2 में एंगल कितना मर रहा है, और S3 में एंगल कितना मर रहा है। इन तीनों एंगल्स को आप डायग्राम से क्लियर कर लें। तो देखिए S1 वाले भाग में जो एंगल बन रहा है थीटा 1, वो है बेटा 90 डिग्री, आप देख सकते हैं 90 डिग्री। S2 भाग में जो ये एंगल बन रहा है E और S के बीच में थीटा 2, ये भी है बेटा 90 डिग्री। तो बेटा ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री हो गए। मध्य वाले S3 भाग में जो थीटा 3 बन रहा है, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें समांतर हैं, इसका अर्थ है एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक। तो अपन देखिए थीटा 1 90, थीटा 2 90 और थीटा 3 0, इन तीनों एंगल्स को यहाँ पर पुटअप कर दें। क्लियर, एंगल्स की वैल्यू लगाते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई s1 cos थीटा 1 90 डिग्री प्लस ए s2 cos थीटा 2 आप डायग्राम में देखिए 90 डिग्री प्लस ई s3 और cos थीटा 3 जो डायग्राम में है 0 डिग्री। अब आप जानते हो बेटा cos 90 का मान 0 होता है। अब cos 90 का मान 0, इसका अर्थ है ये पूरा का पूरा पद 0 हो गया, ठीक है ना। इधर भी cos 90 का मान 0 होता है, इसका अर्थ है ये पूरा पद 0 हो गया, क्लियर। और cos 0 का मान होता है 1, इसका अर्थ है ये 0 नहीं हुआ बल्कि ये दोनों पद 0 हुए cos 90 का मान 0 होने के कारण। तो अब देखिए फ्लक्स हमारा क्या बचा, फाई इज इक्वल टू
ये पद 0 हुआ प्लस ये पद 0 हुआ, cos 0 का मान 1 है, यानी कि हम केवल लिखेंगे ES3। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो तार है, इस तार की कोई ना कोई लंबाई अपन ने ली हुई है, वो कितना ली हुई है बेटा, L। अब ध्यान देना कि S1 वाला 0, S2 वाला भाग 0, S3 वाला भाग 0 नहीं हुआ। अब S3 वाला भाग कौन सा है, ये मध्य का वक्राकार है वो S3 वाला। अब इसका अर्थ है ये बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, मेंसुरेशन के अंतर्गत, वो था 2πr/h। अब देखिए h की जगह अपन तार की लंबाई l लेके चल रहे हैं, तो देखिए S3 की जगह अपन ने लगा दिया φe = a, और S3 जो बेलनाकार भाग है मध्य का वक्राकार, उसका सरफेस एरिया लगा दिया 2πrl, और इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें बेटा, आपने 2 इक्वेशन सॉल्व किए हैं यहाँ पर। पहला इक्वेशन किस तरीके से आया था, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से आपने गाउस नियम का यूज किया, फ्लक्स का पहला समीकरण बनाया। सेकंड समीकरण गाउस लॉ की हार्ट बीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपने दूसरा समीकरण बनाया। तो आपको करना क्या है, इसके प्रत्येक जो एप्लीकेशन है उनमें आपको इस तरीके से 2 आपको समीकरण तैयार करने हैं। पहला समीकरण इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। अब जब आपके पास दोनों समीकरण तैयार हो जाए, उसके बाद आप क्या करना, देखना समीकरण 1 किसका मान है, फाई का, समीकरण 2 किसका मान है, फाई का। इसका अर्थ है दोनों की LHS बराबर है, इसका अर्थ है इनकी RHS भी बराबर होगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण के तुलना करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अपन ने एक पंक्ति लिखी, समीकरण 1 व समीकरण 2 के तुलना करने पर दोनों समीकरण के कंपैरिजन करें तो देखिए इधर समीकरण 2 में लिखा है फाई बराबर a, कोष्टक में 2πrl, और समीकरण 1 में फाई बराबर लिखा है लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों समीकरणों की तुलना हो गई, क्योंकि दोनों का LHS फाई था तो RHS बराबर कर लिया। अब देखिए बदबू आ रही है बेटा, L से क्या कट रहा है, L, ठीक है ना। अब क्या बचा, A इन द ब्रैकेट 2πr बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस 2πr को अपॉन में ले जाइए बेटा, क्लियर है ना। तो आपको E निकल के आ जाएगा, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो अपन को इसी का निर्धारण करना था। तो बेटा E बराबर आया लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, 2π एप्सिलॉन नॉट और r। इस तरीके से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण का निर्धारण हुआ। यहाँ पर अपन ग्राफ बना के आ सकते हैं बेटा। आपसे ग्राफ 2 पूछे जा रहे हैं, जिनमें बाई अक्ष तीव्रता को बता रहा है दोनों ग्राफों में, और जो एक्स अक्ष है वो एक बार में लैम्डा को बताए, एक बार में आर को बताए। तो आप देख सकते हैं ई है वो लैम्डा के क्या है बेटा, समानुपाती। तो ई और लैम्डा के मध्य का समानुपाती ग्राफ ये बनेगा, और ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो ये ग्राफ ये बनेगा। क्लियर है। इसका अर्थ है ई लैम्डा के समानुपात में है और ई है वो आर के व्युत्क्रमानुपात में है। तो हम कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के समानुपाती
तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाते होती है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन गाउस के नियम का समाप्त होता है। ठीक है ना बेटा, अगले एप्लीकेशन के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।